की शिक्षा प्राप्त कर जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए और इसी महाविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए। प्रताप सागर की कई कविता संग्रह, नाटक, आलोचना पुस्तकें, उपन्यास और कहानी संग्रह प्रकाशित है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकों का संपादन भी किया है। प्रताप सागर के नाटकों पर आधारित बहुत सी रेडियो धारावाहिकों का प्रसारण हुआ है। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना और संवादन जैसे कई क्षेत्रों में काम किया। उनके लिखे कुछ प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं: अन्वेषक 1992, चार मार्च 1992, रंग बसंती 1984, मौत क्यों रात भर नहीं है 1988, नौ लघु नाटक 1994, नहीं कोई अंत 1988, रास्ता इधर भी है 2002, अंधेरे में 1987 का मतलब कोई 1987 उसके आसपास। उसके बाद किस्सा तीन गुलाबों का 1991, पांच रंग नाटक 2002 और कोई और रास्ता तथा अन्य लघु नाटक 2008 में। झूमर बाल नाटक 2000 है। इनको अनेक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 1970 में, रंग बसंती पर साहित्य कला परिषद द्वारा सम्मानित 1981, नाट्य लेखक पुरस्कार 1981, अपनी भूमिका शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत 1983 आदिम आर्ट, फिर हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कृत 1989, अनहद नाथ हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित मतलब पुरस्कृत। उसके बाद सौहार्द सम्मान 2001, राजभाषा सम्मान 2001, हिंदी अकादमी साहित्यकार सम्मान 2005, साहित्यकार सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कृत 2005, फिर रोटरी राजभाषा सम्मान 2010 के नाम है। अब हमारे सामने मनोज कुमार झा उनके नाट्य लेखन की प्रक्रिया पर जो निबंध है, आलेख है, उसका वो पाठ करेंगे। आज मैं प्रताप सागर सर की नाट्य लेखन की प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहा हूँ। प्रताप सागर सर कहते हैं, लेखन की प्रक्रिया पर बात करना हर लेखक के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। हर लेखक अपने मिजाज, परिवेश, सोच, समझ, शिक्षा, परवरिश और व्यक्तित्व की बुनावट के हिसाब से ही रचना में प्रवृत्त होता है। रचना में प्रवृत्त होने के बाद ही वह संरचना की ओर बढ़ता है। रचना और संरचना के बीच का फासला तय करते हुए ही बहुत कुछ बदल जाता है। इसी बदलाव को मैं लेखन प्रक्रिया मानता हूँ। अब यहाँ मैं नाट्य लेखन की प्रक्रिया पर ही खुद को केंद्रित करना चाहता हूँ। अगर अन्य किसी विधा की लेखन प्रक्रिया का जिक्र आता है तो वह मात्र संयोगवश ही है। मैंने 1967 एक छोटा सा नाटक लिखा, उसे एक पत्रिका के संपादक को भेजा। कुछ दिनों बाद वह खेद सहित लौट आया तो मेरे मन में भी खेद फैलने लगा। मुझे याद है उस नाटक का थीम जनसंख्या का विस्फोट था और साथ ही जुड़ा हुआ था परिवार नियोजन का प्रश्न। इस नाटक को लिखने की मैंने कोई तैयारी नहीं की। अपने ही घर में 7 भाई बहन और अकेला बाप, जिन परेशानियों और आर्थिक मुश्किलों से परिवार गुजर रहा था, बस वही सब नाटक में था। जब नाटक लौट कर आया तो मैंने उस पर काम करने के बजाय उसे कहीं संभाल कर रख दिया। वह संभलता ही हो गया और नाट्य लेखन का अध्याय वही बंद हो गया। मैं कविताओं की ओर लौट आया। 1969 की बात, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तत्कालीन निदेशक इब्राहिम अलगाजी के निर्देशन में खेले गए दांतों की मौत देखने का मौका मिला। यह नाटक कमानी ऑडिटोरियम में था। उस नाटक ने मेरा दिमाग काफी खराब किया। मुझे नाटक का मतलब कुछ समझ में आने लगा। उसके बाद 2 नाटक देखने का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ा और जिस कीड़े को मैं मरा हुआ जान रहा था वो और भी तेजी के साथ कुलबुलाने लगा। बस यहीं से मेरे नाट्य लेखन की यात्रा शुरू हुई। 5-6 साल नाटक देखता रहा। पहला नाटक मैंने नहीं कोई अंत लिखा। असल प्रश्न यह है कि मैं अपने नाटक किस तरह से लिखता हूँ।
हर नया नाटक लिखना नई चुनौती के रूप में सामने आता है। नाट्य लेखन की शुरुआत इस बात से होती है कि मैं किस विषय और किस काल से जुड़ा नाटक लिखने जा रहा हूँ। अगर नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है तो सबसे पहले उस विषय का व्यक्ति से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण सामग्री मुझे उपलब्ध हो सकती है उसे पढ़ता हूँ और नोट्स लेता जाता हूँ। लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता। मैं ये भी देखता हूँ कि उस ऐतिहासिक चरित्र की सोच हमारे समय से जुड़ती है या नहीं, या कि उस सोच की ज़रूरत हमारे समाज को है या नहीं। इतिहास के उल्था करने मात्र से कोई कृति नाटक नहीं बनती, उसके लिए अपने इनपुट देना जरूरी है। यही वह बिंदु जहाँ लेखक का कौशल सामने आता है। समय विषय और उस विषय के प्रति उसकी दृष्टि सामने आती है। लेखक की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है। समाज एवं व्यक्ति तथा उनके रिश्तों के प्रति उसकी सोच झलकती हुई दिखाई देती है। मसलन रंग बसंती, जो कि भगत सिंह के व्यक्तित्व और उनके समय से जुड़ा हुआ है, और अन्वेषण, जो आर्यभट्ट के समय एवं उसके अवदान से जुड़ा हुआ है। लिखने की ओर प्रवृत्त हुआ तो उनसे जुड़ी कई किताबें पढ़ी। आर्यभट्ट के बारे में इतिहास में बहुत ही कम जानकारियाँ मिलती, केवल आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय उपलब्ध हुई। इस तरह के नाटक लिखने के लिए लेखक को ऐतिहासिक स्पेस ज़्यादा मिलता है। यह पूरा नाटक केवल कुछ तथ्यों को छोड़कर कल्पना पर खड़ा हुआ है। इस नाटक में आर्यभट्ट एवं बुद्धगुप्त को छोड़कर सभी पात्र काल्पनिक। इसी तरह से रामानुजन, उनकी बड़ी अम्मा, माँ, पत्नी तथा प्रोफेसर हार्डी इतिहास सम्मत पात्र हैं, शेष काल्पनिक। बुल्ले शाह नाटक में भी बुल्ले शाह, विनायक शाह आदि पात्र वास्तविक हैं, शेष काल्पनिक। नाटक की पृष्ठभूमि इतिहास एवं कल्पना का मिला जुला रूप। प्रश्न यह है कि सारी सामग्री कैसे हासिल होती है? पढ़कर या इन विषयों के जानकारों से संवाद करके मैं हर तरह की जानकारी इकट्ठा करता रहता हूँ। इस तरह जब तैयारी हो जाती है तो एक मोटी मोटी स्टोरी लाइन में मैं तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद उसे दृश्यों में बांटता हूँ। चित्रों की बनावट को अपने मन या कागज पर रेखांकित कर लेना लेखन की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। एक प्रबल कहानी नाट्य लेखन के लिए एक अनिवार्यता है। कथा तत्व हमेशा पाठक और दर्शक को बांधता है और लेखक जो कहना चाहता है उसे सुगमता पूर्वक ग्राह्य बना देता है। कहानी में लचीलापन जरूरी। नाटक लिखते हुए संभव है उसमें कुछ तब्दीलियां आ जाए, स्वाभाविक रूप से आती है तो मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करता हूं। अब प्रश्न आता है दृश्य संयोजन एवं दृश्य विभाजन। हमारे पारंपरिक नाट्य लेखन में अंत विधान की परंपरा है। शास्त्र तो बहुत कुछ कहता है और शास्त्र पढ़ना भी चाहिए, इससे एक समझ पैदा होती है। लेकिन शास्त्र को मैंने कभी भी अपनी सीमा नहीं बदली। जहाँ भी शास्त्र की बंदिशें टूटती है उन्हें मैंने तोड़ा है। अंक विधान में लिखे या दृश्य विधान, बड़ी बात यह है कि हर दृश्य नाटक की मूल वस्तु की जरूरत होना चाहिए। नाटक की अवधि बढ़ाने घटाने के लिए दृश्य संरचना अंततः नाटक को मोहरा कर देगी। हर दृश्य और दृश्य का बिंब खंड दर्शक की मानसिकता में अपनी मूल अर्थवत्ता के साथ रजिस्टर हो, ऐसी मेरी कोशिश है। एक दृश्य से दूसरे दृश्य में संचरण स्वाभाविक और सहज हो, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। संस्कृत के नाटकों में अंतराल भरने के लिए विष्कंभक की व्यवस्था थी। यह काम मैं किसी गीत से पूरा कर लेता हूँ। नाटक केवल संवादों का ढांचा नहीं, उसमें थिएटर की गुंजाइश जितनी होती है वह नाटक उतना ही सफल होता है। लेकिन केवल थिएटर की चाहत में अगर शब्द की सत्ता और मूल वस्तु की खो जाए तो वो है ट्रेजेडी। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मूल वस्तु बरकरार रखते हुए थिएटर के लिए पर्याप्त स्पेस रखी जाए। अब प्रश्न आता है चरित्र की बुनावट। लेखक के मन में अगर विषय और वस्तु दोनों स्पष्ट तो चरित्रों को बुनने में दिक्कत नहीं आती। मेरे चरित्रों की डोर शुरू में मेरे हाथों में होती है। वो मेरे साथ उठते बैठते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, सोते हैं। वे धीरे धीरे मेरे मानस का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन लिखते हुए वे कब दौड़ दौड़ कर अपनी पियत्ता खोजने लगते हैं, जिसका पता कई बार मुझे भी नहीं चलता। पहले मैं उन्हें खेलने देता हूँ, पुनः पुनः पढ़ने और दूसरे को पढ़ाने या कहीं पाठ करने के बाद कुछ बिंदु उठते हैं तो अपनी समझ से उन चरित्रों का पुनः काम करता। आकायामी
एकायामी चरित्र मुझे बहुत आकर्षित नहीं करते। बहुआयामी एवं कॉम्प्लेक्स यानी जटिल चरित्र मुझे अपनी ओर खींचते हैं। मेरा मानना है कि मनुष्य स्वयं एक कॉम्प्लेक्स जीवन जीता है और जो नहीं जीते उन सब की एक ही कहानी होती है जिस पर अधिक से अधिक एक नाटक लिखा जा सकता है। यूं तो किसी भी विधा के सृजनात्मक लेखन में कोई शब्द अंतिम नहीं होता, लेकिन नाटक में तो यह बात अक्षरशः सत्य है। नाटक क्योंकि हमेशा वर्तमान में घटित होता है, इसलिए मंच पर अंततः वर्तमान की उस नाटक का नियामक होता है। यह बात मैं अपने कई नाटकों की विभिन्न प्रस्तुतियों में देख चुका। संगीत नाटक का एक प्रबल पक्ष है। अभी तक मैंने कोई संगीतक तो नहीं लिखा, लेकिन मेरे सारे नाटकों में प्रायः कुछ गीत रहते हैं। यथार्थवादी नाटकों में गीतों की जगह कम निकलती है, लेकिन फिर भी जहाँ भी संभव हो मैं गीतों का इस्तेमाल करने से नहीं सकता। हाँ, अगर गीत व्यवधान उपस्थित करे तो उससे परहेज भी कर लेता है। नाटकीय द्वंद्व उपस्थित हो इस बात पर मेरी निगाह रहती है। यह द्वंद्व दो स्तरों पर नाटकों का हिस्सा होता है। चरित्र का आपसी द्वंद्व, जहाँ उनकी दृष्टियाँ, उनके स्वार्थ, उनके अनुभव और उनकी मानसिकताएं आपस में टकराती हुई नाटकीय गति को आगे बढ़ाती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ नाटक कथा सूत्र भले ही कुछ क्षणों के लिए ठहर जाता है, लेकिन चरित्रों की मानसिक बनावट, उनकी ऊहापोह और उनकी वैचारिक दृष्टि सामने आती है। मेरा ध्यान रहता है कि यह सब आरोपित ना होकर उनके संवादों से ही ध्वनित होना चाहिए। दूसरा स्तर चरित्र के आत्ममंथन और आत्मसंघर्ष का है। यहाँ वह अपने ही कई कई रूपों से सामना करता है। चरित्र जितना ईमानदार और तार्किक होगा उतना ही विश्वसनीय रहेगा। नाटक का हर एक चरित्र नाटक के संप्रेष्य के लिए जरूरी होना चाहिए। चरित्रों का विकास कई दृष्टियों से करना और होना संभव। चरित्र के खुलने अथवा उसे विकसित करने के कई तरीके हमारे पास हैं, जैसे कि दो अथवा दो से अधिक चरित्रों अथवा समूहों में सामाजिक, व्यक्तिक, राजनीतिक आदि मूल्यों के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण ही उसके चरित्र को बुनते हैं। दो व्यक्तित्वों का आपसी संघात, वर्ग चरित्रों का संघात, विश्वासों और अंधविश्वासों का संघात, चरित्रों के आपसी हितों का संघात आदि। उसके आत्ममंथन एवं आत्मचिंतन और उसके कर्म में उसे एक प्रमाणिक चरित्र बना देते। एक बार मैं एक चरित्र को स्थित करता हूँ तो कई बार एक चरित्र का प्रतिरूप सामने आकर उसके दोयम रूप को अभिव्यक्त करता हूँ। हर बार और हर नाटक के लिए अलग तरह से सोचकर इन चरित्रों को बुना जा सकता है। चरित्र का सामाजिक परिवेश, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी शिक्षा और उसके संस्कार आदि उसे एक स्वरूप देते हैं। हर चरित्र दूसरे चरित्र से किसी न किसी दृष्टि से अलग होगा। अलग अलग तरह के चरित्रों को पकड़ने की क्षमता ही किसी नाट्यालेख को सशक्त या कमजोर नाट्यालेख बनाती है। नाटक लिखना वस्तुतः नाटक देखना। जब तक मेरे सामने दृश्य तैरने नहीं लगते तब तक चरित्र मेरे पास आकर बैठ नहीं जाते। जब तक उनके शब्द मेरे शब्द नहीं बन जाते मैं नाटक नहीं लिखता। नाटक लिखने की सबसे पहली अनिवार्यता है उसे अपने जहन में घटित होते देखना। उसका अगला पड़ाव है लिखना शुरू कर देना। कुछ समय बाद नाट्यलेख तैयार होता है। किसी नाट्यलेख के तैयार होने में हफ्ता 10 दिन लगते हैं, किसी में 1 या 2 साल, और कई नाट्यलेख केवल आसपास घूमते रहते हैं इस इंतजार में कि कव्य दृश्य और बिंबों में रूपांतरित हो सके। नाटक की भाषा कैसी हो? इस प्रश्न का उत्तर भी नाटक की कथा वस्तु, उसके चरित्र, उन चरित्रों के परिवेश एवं समय, उन चरित्रों की मानसिकता में समाहित। वस्तुतः चरित्र अपनी भाषा स्वयं चुन लेते हैं। नाटककार के पास अपनी भाषा होती है। जरूरी नहीं है कि वह हर चरित्र की भाषा के लिए स्वयं ही सक्षम हो। भाव तो लेखक के पास होता है, लेकिन उस चरित्र की भाषा के अनुरूप भाषा कई बार हमारे पास नहीं। ऐसे में उस चरित्र के परिवेश एवं मानसिकता के अनुरूप भाषा के लिए किसी जानकार से मदद ली जा सकती है। अंततः भाषा मात्र एक vehicle है। वह लेखक के चरित्रों के भावों एवं विचारों का ही वहन करती है। अतः भाषा का प्रश्न कई बार इम्प्रोवाइजेशन में भी हल कर लिया जाता है। अब प्रश्न नाटक के अंत को लेकर आता है। नाटक का अंत नाटक लिखने से पहले ही निर्धारित हो जाता है। यह लिखते हुए नाटक अपना अंत स्वयं निर्धारित करता है।
दोनों स्थितियां संभव है। नोट्स बनाते हुए नाटक का एक अंत तय होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वही अंत नाटक का अंतिम अंत हो। लिखने की प्रक्रिया में नाट्य कथा कुछ अलग मोड़ भी ले सकती है और नाटक का अंत सोचते हुए अंत से अलग होता है। नाटक का अंत सुखांत हो या दुखांत, यह प्रश्न आज के संदर्भों में बहुत महत्व नहीं रखता, जितना यह कि नाटक के अंत में नाटकीयता। मुझे व्यक्तिगत रूप से नाटक के खुले हुए अंत ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी ऐसा अंत जिसकी पाठक और दर्शक अलग अलग तरीके से व्याख्या कर सके, उसे अपने किसी वर्चुअल या एक्चुअल अनुभव के साथ जोड़ सके। एक प्रश्न यह भी है कि क्या नाटक लिखते हुए हमारे सामने कोई विशेष मंच, ऑडिटोरियम या हमारा कोई विशेष दर्शक वर्ग होता है या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हाँ भी है और नहीं। अगर मैं किसी एक ऑडिटोरियम के हिसाब से अपना नाटक लिखता हूँ तो कई सीमाओं में अपने को पहले से ही बांध लूंगा, इसलिए नाटक अपने मन से लिखता हूँ। लेकिन कई तरह के मंच जहन के किसी पार्श्व में तैरते रहते हैं। टारगेट ऑडियंस भी नाटककार को एक सीमा में बांध देता है। किसी रंगदल के साथ जुड़कर लिखने से लेखक को अपना पहला ड्राफ्ट तैयार करने के बाद बहुत सारे इनपुट मिल जाते हैं। लेखक अगर रंग दर्शक के रूप में भी रंगमंच से जुड़ा हुआ है तो उसे हर नाटक का मंचन अलग तरह का अनुभव देता है। यह अनुभव लेखक की अपेक्षा के अनुरूप हो सकता है और नहीं, तो इससे कुछ सीखा जा सकता है या देखकर अफसोस भी माना जा सकता है। अंततः लेखक के पास अपना एक मानस रंगमंच होता है और वह उसी के अनुरूप लिखता है। संभव है कि अभी बहुत से बिंदु छूट गए, क्योंकि लिखना केवल देखना नहीं, उसे कई कई कोणों एवं कई कई दृष्टियों से देखना है। इससे हर लेखक की अपनी सीमाएं, अपनी पसंद नापसंद, अपनी विचारधारा, अपने जीवनानुभव और अपनी समझ, यह सब मिलाकर ही किसी कृति का निर्माण होता है। मेरी सोच स्टैटिक नहीं है, समय के साथ बदलती है, लेकिन मनुष्यता का भाव और निर्वाह अगर किसी भी सोच या जीवन शैली में अनुपस्थित है तो वह जीवन शैली और वह सोच मेरी नहीं है और ना ही मेरे नाटक।